हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार और उत्कर्ष के नीट जेई चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है रेगुलेशन ऑफ द किडनी फंक्शन, यानी वृक्क क्रियाओं का नियंत्रण। ये टॉपिक नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और अगर देखा जाए तो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन जिस टॉपिक में से बनते हैं ये वही वाला टॉपिक है ना। इसके अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं? इसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं कि कैसे किडनी अपने कार्यों का नियंत्रण करती है, कैसे उसके फंक्शंस रेगुलेट होते हैं और क्या रास सिस्टम क्या होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम क्या होता है, वो अपन देखने वाले हैं। राइट, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए कि किडनी अपने कार्यों का नियंत्रण कैसे करती है, कैसे किडनी अपने फंक्शंस को रेगुलेट करती है। तो इसके लिए एक मैकेनिज्म है, जैसे पॉइंट दे रखे हैं एनसीईआरटी में, कि किडनी का जो फंक्शन है वो रेगुलेट होता है हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म से, यानी हार्मोन के पुनर्भरण क्रियाविधि से जो हाइपोथैलेमस में चलता है। दूसरा, जेजीए द्वारा भी नियंत्रण होता है। और तीसरा अगर बात करें तो कुछ नियंत्रण हृदय के द्वारा भी होता है, यानी हार्ट के थ्रू भी होता है। तो किडनी के कार्यों का नियंत्रण, किडनी क्या कार्य करती है और उसके नियंत्रण की जरूरत क्यों है? किडनी का काम वैसे होता है कि ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करना, रक्त का जो आयतन है वो मेंटेन करना है, रक्त के अंदर की जो आयोनिक कंसंट्रेशन है, जो हमारी परासरण सांद्रता है, जो हमारी ऑस्मोलैरिटी है, जो 300 मिली ऑस्मोल प्रति लीटर है, उसको नियंत्रण करने का काम किसका है? किडनी का है। अब वो किडनी का ये जो कार्य है, जिसको अपन होम्योस्टेसिस कहते हैं, जिसको अपन समस्थापन कहते हैं, क्योंकि शरीर की आंतरिक सांद्रता बनाए रखना, शरीर का जो आयतन है उसको बनाए रखना, ये कार्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये काम कौन करेगा? किडनी करेगा। तो ये किडनी काम किसकी सहायता से करता है? ठीक है ना, तो ये सवाल नीट में पूछा जा सकता है। तो किडनी ये कार्य करता है हार्मोन के पुनर्भरण या फीडबैक मैकेनिज्म द्वारा, जो हाइपोथैलेमस में चलेगी। दूसरा, जेजीए द्वारा। और तीसरा, कुछ हद तक हार्ट द्वारा। तो हम ये कह सकते हैं, तो वृक्क के कार्य का नियंत्रण कौन करते हैं? तो वृक्क के कार्य का नियंत्रण यानी रेगुलेशन की हम बात करें तो वो कौन कौन करने वाले हैं? तो रेगुलेशन करने वाला है, एक तो सबसे पहला पॉइंट हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म, जो कहां चलने वाली है? हाइपोथैलेमस में, यानी हार्मोन की पुनर्भरण क्रियाविधि द्वारा होने वाला है। दूसरा, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है जेजीए द्वारा। बच्चों सबको पता होगा जेजीए का मतलब क्या है? जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपेरेटस द्वारा। जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस द्वारा इससे होने वाला है। और तीसरा जो होने वाला है वो हार्ट से भी होने वाला है, कुछ हद तक हार्ट द्वारा होने वाला है। ठीक है, तो ये तीन ऐसे सिस्टम है जो कहीं ना कहीं किडनी के फंक्शंस को कंट्रोल करेंगे, किडनी के कार्यों का नियंत्रण करेंगे। राइट, और किडनी का मेन फंक्शन क्या है? किडनी का कार्य है क्या? तो किडनी का कार्य है ऑस्मो रेगुलेशन, यानी परासरण नियमन। ऑस्मो रेगुलेशन, जिसको हम कह सकते हैं परासरण नियमन। और कितनी परासरण सांद्रता है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कितनी है? तो परासरण सांद्रता जो हमारे ब्लड की है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो हमारे ब्लड की है, वो है लगभग 300 मिली ऑस्मोल प्रति लीटर। तो 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर की जो ऑस्मोलैरिटी है उसको मेंटेन करना है, उसको नियमन करना है। और वो कौन करेगा? वो करेगा हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म, जो हाइपोथैलेमस में चलेगा। दूसरा करने वाला है जेजीए, ठीक है, जो हमारी किडनी के अंदर ही है। और तीसरा कौन करने वाला है? हमारा हार्ट। ठीक है, अब देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहला पॉइंट जो हमने पढ़ रहे हैं वो है हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। देखिए क्या होता है, हमारे बॉडी में, हमारे ब्रेन की हम बात करते हैं तो वहां पर हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस के साथ में जुड़ी हुई है पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी हमारी पीयूष ग्रंथि। ठीक है, ये है हाइपोथैलेमस,
ये हाइपोथैलेमस है, और ये क्या है, ये है न्यूरोहाइपोफाइसिस, ये है न्यूरोहाइपोफाइसिस, राइट। हाइपोथैलेमस के पास में एक केंद्र है, एक सेंटर है, एक रिसेप्टर है जिसको अपन ऑस्मो रिसेप्टर कहते हैं। हम इसको कहते हैं ऑस्मो रिसेप्टर या परासरण ग्राही केंद्र कहते हैं। इसको हम कहते हैं परासरण ग्राही केंद्र, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस में परासरण ग्राही केंद्र है, ऑस्मो रिसेप्टर है। ये कब एक्टिवेट होगा, ये कब सक्रिय होगा, जब हमारे शरीर में हमारे बॉडी फ्लूइड, जो हमारा देह तरल है, उसका आयतन बदल जाएगा, या हमारे रक्त का आयतन बदल जाएगा, या फिर हमारी बॉडी के अंदर आयोनिक कंसंट्रेशन जो है, आयनिक सांद्रता है, वो बदल जाएगी। तब ये रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट होगा। कब कब ये जो है सक्रिय होने वाला है, तो ये सक्रिय होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है कब, जब आयोनिक कंसंट्रेशन बदलेगी, आयोनिक कंसंट्रेशन बदलेगी, ब्लड वॉल्यूम बदल जाएगा, और बॉडी फ्लूइड, देह तरल बदल जाएगा। ये तीनों के तीनों जब चेंज हो जाएंगे तो ये ऑस्मो रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। या फिर आप कह सकते हो कि चोट लग जाएगी, इंजरी हो जाएगी और ब्लड वॉल्यूम लॉस कर जाएगा। इनके अलावा और क्या हो सकता है, ठीक है, चोट लगने पर या फिर ब्लड लॉस होने पर, चोट लगने पर या फिर ब्लड लॉस होने पर ये वाला जो रिसेप्टर है ये एक्टिवेट हो सकता है। जब ये रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो फिर क्या होगा, जब ये रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो न्यूरोहाइपोफाइसिस से एक हार्मोन निकलेगा जिसका नाम है एडीएच, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसको हम क्या कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। या फिर इस हार्मोन को हम और क्या कहते हैं, वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। या फिर इस हार्मोन को हम क्या कहते हैं, पिट्रेसिन भी कहते हैं, है ना। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, एडीएच है, वासोप्रेसिन है या पिट्रेसिन है, इतने सारे कहते हैं। ये हार्मोन क्या करता है, ये हार्मोन किडनी में जाता है, नेफ्रॉन के पास जाता है, और नेफ्रॉन के डीसीटी भाग से, दूरस्थ कुंडलित नलिका से, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब से जल का पुनर्अवशोषण कराता है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन कराता है, ठीक है। जब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है तो क्या होता है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है। जब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है तो क्या होता है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है। साथ ही साथ एडीएच और क्या काम करता है, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी करता है। और क्या काम करता है, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी करता है। कहने का मतलब है वाहिका संकोचक होता है, ये वाहिनियों को प्रेस भी करता है, जिससे बीपी बढ़ती है। तो एक तरफ क्या हुआ कि नेफ्रॉन के दूरस्थ कुंडलित नलिका से इसने जल का पुनर्अवशोषण कराया, है ना, वाटर को रीअब्सॉर्ब कराया, और साथ ही साथ इसने ब्लड वेसल को प्रेस किया, जिससे बीपी बढ़ गई। तो एक तरफ वॉल्यूम बढ़ गया, एक तरफ बीपी बढ़ गई, तो क्या हो गया, ये मैसेज वापस हाइपोथैलेमस के ऑस्मो रिसेप्टर के पास जाएगा, और ऑस्मो रिसेप्टर क्या हो जाएगा, वापस इनएक्टिव हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, और एडीएच निकलना बंद हो जाएगा। तो ऑस्मो रिसेप्टर की वजह से ही एडीएच निकला था, और वापस ऑस्मो रिसेप्टर की वजह से ही एडीएच बंद हो रहा है। तो इस क्रिया को, इस प्रोसेस को हम फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। इसी क्रिया को अपन हार्मोन का पुनर्भरण क्रियाविधि कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहां पर क्या चल रहा है। तो हाइपोथैलेमस में ऑस्मो रिसेप्टर है। यह ऑस्मो रिसेप्टर कब एक्टिवेट होगा, जब बॉडी का फ्लूइड जो है चेंज हो जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन बदल जाएगी, या फिर चोट लगेगी और चोट लगने पर रक्त का ह्रास हो जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो उस वॉल्यूम को वापस बनाना है, उसको वापस नॉर्मलाइज करना है, वापस सामान्य करना है। तब क्या होगा, ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, और फिर उसके रिसेप्टर के एक्टिवेट, क्योंकि वो हाइपोथैलेमस में है। और बच्चों आपको पता होगा कि एडीएच हार्मोन हाइपोथैलेमस का हार्मोन है, जो निकलता न्यूरोहाइपोफाइसिस से है। हार्मोन तो हाइपोथैलेमस का है, सिंथेसाइज वही करता है, संश्लेषण वही करता है, लेकिन स्त्रावित कौन करता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस, जिसको पश्च पीयूष या पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं, वहां से निकलता है।
और वो जाता है नेफ्रॉन के पास, और नेफ्रॉन से जो दूरस्थ कुंडलिक नलिका या संग्राही नलिका है यानी कलेक्टिंग डक्ट है, वहां से वाटर को रीअब्सॉर्ब करके ब्लड के वॉल्यूम को वापस बढ़ाता है। साइमल्टेनियसली साथ ही साथ ये ब्लड के वेसल्स को प्रेस भी करता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है और बीपी को भी इंक्रीज करता है। इसी को अपन फिर क्या बोलते हैं, हार्मोन के पुनर्भरण क्रियाविधि कहते हैं। तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन भी करेगा, साथ में क्या बढ़ेगी, बीपी बढ़ जाएगी, बीपी इंक्रीज हो जाएगी, और बीपी इंक्रीज होने की वजह से फिर क्या होगा, हम कह सकते हैं जीएफआर भी बढ़ जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जीएफआर बढ़ जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में ये वापस क्या करेगा, ऑस्मो रिसेप्टर को इनएक्टिव कर देगा, जिससे एडीएच का स्त्रावण बंद हो जाएगा। और इसी क्रियाविधि को हम क्या कर रहे हैं, हार्मोन की पुनर्भरण क्रियाविधि कह रहे हैं, राइट। अब हम दूसरा वाला देखने वाले हैं, वो है रास सिस्टम। अच्छा बच्चों, आपको यह भी पता होगा, या ये आपको भी पता होना चाहिए कि जब किसी व्यक्ति में या किसी पर्सन में एडीएच की कमी हो जाती है तो क्या होता है, एडीएच कम हो जाएगा तो यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मूत्र का आयतन बढ़ जाएगा, और मूत्र का आयतन बढ़ जाएगा तो बार बार मिक्चुरेशन की, बार बार यूरिन की प्रॉब्लम होगी, जिसको अपन मूत्रलता, ठीक है ना, जिसको अपन डायूरेसिस कहते हैं, और इस बीमारी को हम डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। एडीएच कम होता क्यों है, एडीएच के कम होने के बहुत सारे रीजन भी हो सकते हैं, जैसे चाय है, कॉफी है, जिसका कैफीन है वो एडीएच के स्त्रावण को घटाता है, अल्कोहल जो है वो भी एडीएच के स्त्रावण को घटाता है, तो इसको अपन डायूरेटिक एजेंट कहते हैं। तो कॉफी, चाय, अल्कोहल, इनको हम कहते हैं डायूरेटिक एजेंट्स, जिसके वजह से एडीएच का स्त्रावण घटता है, और एडीएच का स्त्रावण घटता है तो यूरिन का वॉल्यूम बढ़ता है, यूरिन का वॉल्यूम बढ़ता है तो उसको अपन डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। फिर बार बार प्यास लगती है क्योंकि पानी कम होता जा रहा है, बार बार पानी पीना पड़ता है, तो पॉलीडिप्सिया जिसको अपन कहते हैं, तो ये मेन इसका जो है सिम्टम हो सकता है, मेन इसका संकेत हो सकता है कि उस पर्सन को डायबिटीज इंसिपिडस हो गया है। मेलाइटिस नहीं, क्योंकि मेलाइटिस तो इंसुलिन की कमी की वजह से होता है, और यह है इंसिपिडस। वैसे डायबिटीज का मतलब होता है ज्यादा होना, और इंसिपिडस का मतलब होता है टेस्टलेस यूरिन, यानी पानी जैसा यूरिन। तो इसमें यूरिन पानी जैसा ही निकलने वाला है, क्योंकि एडीएच ही कम हो गया, जो यूरिन में पानी को कम करता है वो ही कम हो गया, तो इस वजह से बीमारी हो जाती है। हमारा दूसरा टॉपिक है रास सिस्टम। रास की फुल फॉर्म क्या है, रास की फुल फॉर्म है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है वो कब एक्टिवेट होता है, ये कैसे किडनी के काम को कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि रेनिन एंजियोटेंसिन तब एक्टिवेट होगा जब क्या होने वाला है, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब ये मान लो कि जीएफआर कम हो जाएगा, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, ग्लोमेरुलस में जो ब्लड जाता है ना वो कम हो जाएगा, ग्लोमेरुलस में ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा, जीएफआर कम हो जाएगा, तो ये वाला जो सिस्टम है ये एक्टिवेट हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। तो ये सक्रिय कब होगा, इसका सक्रियण कब होगा, इसका एक्टिवेशन कब होगा, तो हम कह सकते हैं जब ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, प्रेशर, और हम कह सकते हैं साथ ही साथ जीएफआर कम होने पर, है ना, ये सारी की सारी चीजें अगर कम हो जाती है तो ये वाला सिस्टम एक्टिवेट होगा। ये जब सिस्टम एक्टिवेट होगा तो होगा क्या, तो सबसे पहले जो लीवर है, जो ह्यूमन का लीवर है, उसको मैसेज मिलेगा, उसको संकेत मिलेगा कि भाई ब्लड का वॉल्यूम कम हो चुका है, प्रेशर कम जा रहा है, जीएफआर भी घट रहा है, तो लीवर को संदेश जाएगा। आपको पता है कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मानव के परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को एंजियोलॉजी कहते हैं। तो जब ये सारी प्रॉब्लम आएगी, ग्लोमेरुलस ब्लड का फ्लो कम हो गया, प्रेशर कम हो गया, जीएफआर कम हो गया, इसका मतलब एंजियो सिस्टम के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है, एंजियो सिस्टम गड़बड़ा रहा है। तो एंजियो सिस्टम गड़बड़ा रहा है मतलब एंजियो सिस्टम टेंशन में आ चुका है। तो लीवर क्या करेगा, एक केमिकल निकालेगा एंजियोटेंसिनोजन, यानी जब एंजियो सिस्टम हमारा टेंशन में आ जाता है तो उस दौरान जो केमिकल बनता है उसको क्या बोलते हैं, एंजियोटेंसिनोजन कहते हैं। तो लीवर इस प्रॉब्लम के कारण एक केमिकल बनाएगा जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। तो लीवर क्या निकालने वाला है, एंजियोटेंसिनोजन निकालने वाला है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर अपन देखते हैं तो हमारा जो नेफ्रॉन है,
देखिए बच्चों, जो हमारा नेफ्रॉन है, सपोज करो ये हमारा नेफ्रॉन है, ठीक है। नेफ्रॉन के अंदर इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? बॉमन्स कैप्सूल कहते हैं, बॉमन संपुट कहते हैं, राइट। और इस बॉमन संपुट में यहां पर डीसीटी होता है, दूरस्थ कुंडलित नलिका की दीवार होती है, जिसके अंदर ये मैक्यूला डेंसा सेल है। इन सेल को हम क्या बोलते हैं? मैक्यूला डेंसा सेल कहते हैं, डीसीटी। तो ये वाला भाग है डीसीटी, दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये वाला भाग क्या है? एफरेंट आर्टीरियोल यानी अभिवाही वाहिनी। यह है इफरेंट आर्टीरियोल यानी अपवाही वाहिनी। ये कंपैरेटिवली पतली होती है, वो चौड़ी होती है। तो ये है अभिवाही वाहिनी यानी एफरेंट आर्टीरियोल। इस एफरेंट आर्टीरियोल की दीवार में यहां पर स्मूथ मसल्स है, चिकनी पेशियां। यहां पर कौन सी पेशियां हैं? स्मूथ मसल्स है, चिकनी पेशियां है, स्मूथ मसल। और ये मैक्यूला डेंसा है, ये मैक्यूला डेंसा है। इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? JGA कहते हैं। याद रखना है बच्चों, एफरेंट आर्टीरियोल की दीवार की स्मूथ मसल चिकनी पेशियां और डीसीटी दूरस्थ कुंडलित नलिका की गहरी कोशिकाएं, जिनको अपन मैक्यूला डेंसा कहते हैं, इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? JGA कहते हैं। और ये जो स्मूथ मसल सेल्स है, चिकनी पेशियां हैं, इनको हम कहते हैं JGC। इनको हम कहते हैं JGC यानी जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। तो लीवर ने इस प्रॉब्लम के दौरान क्या निकाला? लीवर ने इस प्रॉब्लम के दौरान एंजियोटेंसिनोजन निकाला, है ना। तो किडनी ने इस प्रॉब्लम के दौरान क्या निकाला? तो किडनी की इस JG सेल ने, JGC ने इस प्रॉब्लम के दौरान रेनिन हार्मोन का स्त्रावण किया। JGC ने, JGA की JGC ने रेनिन हार्मोन का स्त्रावण किया। तो एंजियोटेंसिनोजन को इस रेनिन ने क्या किया? एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट किया, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में बदल दिया। लेकिन ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो था वो कैसा था? निष्क्रिय था। किस प्रकार का था? ये निष्क्रिय था, ये काम नहीं कर रहा है। तो काम कैसे करेगा? अब क्या होने वाला है? तो एंजियोटेंसिनोजन, जन जो था वो कन्वर्ट हो गया एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। और एंजियोटेंसिन फर्स्ट को लंग से निकलने वाला, फेफड़ों से निकलने वाला एक एंजाइम है जिसका नाम है एस, ठीक है। फेफड़ों से निकलने वाला एंजाइम है जिसका नाम है एस, और एस का फुल फॉर्म है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। इस एंजाइम ने इसको कन्वर्ट किया एंजियोटेंसिन सेकंड में, एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट किया। और एंजियोटेंसिन सेकंड इसका सक्रिय रूप है, इसका एक्टिव फॉर्म है। तो ये क्या करने वाला है एंजियोटेंसिन सेकंड? अब ये एंजियोटेंसिन जाएगा एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास, एड्रिनल वल्कुट के पास, और एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या निकलवाएगा? एल्डोस्टेरॉन निकलवाएगा। क्या निकलवाएगा? हार्मोन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जिसका नाम है एल्डोस्टेरॉन। और ये एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा? ये एल्डोस्टेरॉन डीसीटी के पास जाएगा और वहां से सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा, उनका पुनर्अवशोषण कराएगा। ठीक है बच्चों, तो देख सकते हैं एंजियोटेंसिन सेकंड जो सक्रिय रूप है, एक्टिव फॉर्म है, वो एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास जाएगा, एल्डोस्टेरॉन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड निकलवाएगा, डीसीटी के पास जाएगा, सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा। और जब ये रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, ठीक है। ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, याद रखेंगे, इनके माध्यम से ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। रक्त का आयतन जो है वो इसके वजह से बढ़ जाएगा, राइट। एंजियोटेंसिन सेकंड और क्या करेगा? एंजियोटेंसिन सेकंड जो है वो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन भी करेगा। क्या करेगा बच्चों? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन भी करेगा, जिससे क्या होगा? बीपी इंक्रीज हो जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो जीएफआर भी बढ़ जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या थी? ठीक है, प्रॉब्लम यह थी कि ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कम हो रहा था, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर कम हो रहा था, जीएफआर कम हो रहा था, और इनके वजह से क्या हो गया? ब्लड फ्लो, ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया और साथ में जीएफआर भी बढ़ चुका है। तो ये था रास सिस्टम, तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम।
रेनिन, ये हार्मोन कौन सा है? रेनिन। ये क्या है? एंजियोटेंसिन। और हमने अभी देखा यहां पर कौन सा हार्मोन निकला? एल्डोस्टेरॉन। तो रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? रास सिस्टम कहते हैं। और ये रास सिस्टम किडनी के काम का नियमन कर रहा है, रेगुलेशन कर रहा है। अब इसको ठीक कौन करेगा? इसको बंद कौन करेगा? वहां तो पुनर्भरण हो गया था एडीएच का, यहां तो पुनर्भरण नहीं होगा, तो इसको ठीक कौन करेगा? तो ठीक करने के लिए जो हमारा हार्ट है, हमारा जो हार्ट है उसके अंदर जो एट्रिया है, वहां से एक हार्मोन निकलेगा जिसका नाम है एएनएफ, जिसको अपन कहते हैं एट्रियो नेट्रीयूरेटिक फैक्टर। एट्रियो नेट्रीयूरेटिक फैक्टर कहते हैं। यह फैक्टर क्या करता है? रास का चेक पॉइंट है, यानी रास को कंट्रोल करता है, रास का नियंत्रण करता है। इसको अपन कह सकते हैं रास चेक पॉइंट। इसको हम रास का चेक पॉइंट कहते हैं। ठीक है, क्या क्या करेगा एएनएफ? एएनएफ सबसे पहले वैसोडाइलेशन करेगा। क्या करने वाला है? वैसोडाइलेशन करने वाला है। और वैसोडाइलेशन से क्या होगा? बीपी कम हो जाएगी। बीपी कम होगी तो क्या होगा? जीएफआर वापस कंट्रोल में आ जाएगा। जीएफआर वापस कंट्रोल में आ जाएगा। साथ में और ये क्या करेगा? रेनिन के स्त्रावण को बंद करेगा, रेनिन को क्लोज करेगा और एल्डोस्टेरॉन को क्लोज करेगा, उसके स्त्रावण को रोकेगा और साथ ही साथ सोडियम उत्सर्जन को बढ़ाएगा, सोडियम के एक्सक्रीशन को इंक्रीज करेगा। तो जो सोडियम बढ़ चुका था ये उसके उत्सर्जन को इंक्रीज करेगा। तो एएनएफ ने जो हार्ट से निकल रहा है, क्योंकि बीपी बढ़ रही थी, ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ चुका था, इसलिए हार्ट पे लोड पड़ा। क्योंकि ज्यादा ब्लड का वॉल्यूम होगा तो ज्यादा कार्डियक आउटपुट होगा, ज्यादा प्रेशर होगा तो हार्ट पे लोड पड़ेगा, हार्ट पे लोड पड़ेगा तो फिर हार्ट ने क्या किया? एएनएफ का स्त्रावण कर दिया कि भाई हम इसको अब कंट्रोल करने वाले हैं। तो फिर एएनएफ ने क्या किया? वैसोडाइलेशन करके सबसे पहले बीपी को कम किया कि भाई हार्ट का लोड कम करो। साथ में क्या किया? रेनिन के स्त्रावण को भी उसने घटा दिया। साथ में उसने क्या किया? एल्डोस्टेरॉन के स्त्रावण को भी घटा दिया और सोडियम के उत्सर्जन को बढ़ा दिया। तो इस तरह से एएनएफ ने क्या किया? जीएफआर कम भी कर दिया और सारे के सारे रास सिस्टम को उसने कंट्रोल भी कर दिया। तो इस तरह से किडनी के कार्यों का नियमन होता है। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप अच्छे से इसको रिवाइज करोगे तो नीट में आने वाला क्वेश्चन जो है वो 100% आपका सही होगा। राइट? अब देखिए बच्चों, इस बार होली धमाके वाली, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस बार होली जो है वो धमाके वाली होली है ना? जैसे कि निर्मल सर ने भी कहा था कि इस बार होली रंगों वाली होने के साथ साथ में धमाके वाली होली भी है। तो धमाके वाली होली क्यों है? क्योंकि देखिए उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं उस पर भारी छूट चल रही है। तो जो भी उत्कर्ष के हमारे कोर्सेज हैं उसको आप देखेंगे, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, उसमें कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स मिलने वाला है। तो जितना भी हम लोगों ने हर सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड कोर्स जो है हमने डाल रखे हैं, अगर आप देखेंगे तो उसमें क्विज भी है, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं, है ना? उसमें ई बुक भी डाल रखी है, सारे रिकॉर्डेड ई बुक भी डाल रखी है। तो सारे के सारे रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो आपको फ्री मिलने वाले, मतलब भारी छूट में मिलने वाले हैं। कितने मिलने वाले हैं? देखिए अप टू 90% डिस्काउंट जो है वो मिलने वाला है। ये केवल 5 दिन के लिए है, 16 से लेके 20 मार्च तक आपको ये डिस्काउंट मिलने वाला है। तो आप अच्छे से अगर लेना चाहें, अच्छे से आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, नीट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप ये ऑनलाइन कोर्स को अच्छे से परचेज कर सकते हैं। और क्योंकि ये बहुत बड़ी छूट है, भारी छूट है, उत्कर्ष जैसे हमेशा के लिए आपको पता होगा, हमेशा जैसे भारी छूट लेके आता है, डिस्काउंट लेके आता है, तो उसी कड़ी में एक बहुत बड़ा डिस्काउंट आपके सामने है। तो आप इसको परचेज करके और अपने नीट के लिए प्रिपरेशन को और शानदार बना सकते हैं और अच्छी बना सकते हैं। राइट बच्चों, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने ये सब कुछ देखा, आपने सारा कॉन्सेप्ट समझा और इसी तरह से प्रिपरेशन करते रहिए, तैयारी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।